क्या तुमने कभी बिना समझे हां कहा है? अगर उस हां की कीमत तुम्हारी आत्मा हो, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये उस सम्मति की दास्तान है जो आज भी इंसानों से नहीं, उनकी रूहों से ली जाती है। जो सुन लेता है उसका पीछा डर करता है, और जो हां कह देता है वो कभी वापस नहीं आता। यह है खौफनाक सम्मति शुरू करने से पहले एक आखिरी सवाल। क्या तुम तैयार हो? यह कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जो दिखने में तो बिल्कुल आम है, एकदम वैसा जैसा आपने बहुत बार देखा होगा। प्लेटफॉर्म, टिकट खिड़की, एक केबिन और कभी कभी एक चाय वाला। लेकिन जैसे ही रात होती है, वहां कुछ ऐसा होता है जो इंसानी समझ से बाहर है। यह कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, यह सच्ची आप बीती है उस आदमी की जिसने एक पूरी रात उस सुनसान रेलवे स्टेशन पर बिताई थी। और अगली सुबह जब वो जिंदा लौटा तो उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा गया था। डर उसकी रगों में ऐसा उतर चुका था कि आज भी वो स्टेशन का नाम सुनकर कांप उठता है। तो अगर आप अकेले सुन रहे हैं तो थोड़ा पास आ जाइए, क्योंकि अब जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो आपको एक बार नहीं बार बार पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रात के कोई 2:30 बजे होंगे। जनवरी का महीना था। ठंड इतनी कि सांस लेने पर भी धुआं निकलता था। मैं काम से लौट रहा था और मेरी आखिरी ट्रेन बिलासपुर रोड स्टेशन पर छूट गई। वो एक छोटा सा स्टेशन था, शहर से दूर, और उसके आसपास सिर्फ जंगल और खेत। मैंने सोचा कि अगली ट्रेन तक यहीं इंतजार कर लूं। स्टेशन पर बस एक बूढ़ा चौकीदार था। नाम था रघु काका। उसने मुझे देखते ही कहा, बेटा, इस स्टेशन पर रात में कोई नहीं रुकता। तुम चाहो तो स्टेशन मास्टर के पुराने केबिन में बैठ सकते हो, लेकिन मेरी मानो तो बाहर ही रहो। मैंने मुस्कुराकर कहा, काका, भूत प्रेत पर भरोसा नहीं है मुझे। वो बस हंस दिया, लेकिन वो हंसी नहीं थी, डर था। ऐसा जैसे किसी ने सच बताकर खुद को हल्का कर लिया हो। मैंने अपना बैग उठाया और उस पुराने केबिन की तरफ चला गया। अंदर गया तो एक सड़ी हुई लकड़ी की कुर्सी, एक मेज और एक टूटी हुई खिड़की मिली, जिससे रात की ठंडी हवा लगातार अंदर आ रही थी। मैंने जैकेट और मफलर कसकर लपेटा और खिड़की के पास बैठ गया। करीब 15-20 मिनट बीते होंगे, तभी अचानक लगा कि किसी ने बाहर कदम रखे हैं। मैंने बाहर झांक कर देखा, कोई नहीं था। फिर लगा कि खिड़की के पीछे से किसी ने झांका है। मैं घबरा गया, लेकिन जब देखा तो कुछ नहीं था। सोचा शायद मेरा भ्रम होगा, लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब मुझे लगा कि मेरी पीठ के पीछे कोई खड़ा है। मैंने पलट कर देखा, कुछ नहीं। फिर मुझे अचानक महसूस हुआ कि कमरे का तापमान गिरता जा रहा है, जैसे कोई बर्फ की सिल्ली मेरे पास रखी हो। तभी कुर्सी अपने आप खिसकने लगी। हां, अपने आप। मैंने अपने पैरों से रोका, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। और अगले ही पल खिड़की अपने आप धड़ाम से बंद हो गई। तेज आवाज, इतना तेज कि मेरे कान सुन्न हो गए। मैंने तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर भागना चाहा, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। अंदर की हवा में सड़न और धुआं भर गया था। अब मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। मैं जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। तभी मैंने केबिन के कोने में कुछ देखा। एक साया, सफेद कपड़ों में, औरत जैसी आकृति, झुकी हुई, सिर नीचे, बाल चेहरे पर बिखरे हुए। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी, बिना आवाज के, लेकिन हर कदम पर जमीन जैसे सिसक रही हो। मैं कांप रहा था, पसीने में भीग गया था, जबकि ठंड इतनी थी कि हाथ सुन्न हो चुके थे। तभी वो आकृति अचानक रुक गई और बिना चेहरा उठाए बोली, वो ट्रेन नहीं छूटी थी? तुझे यहां बुलाया गया था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज जैसे वहीं घुट गई। मैं दरवाजे से टकराया, लातें मारी, और तब दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं बाहर निकलकर सीधे प्लेटफॉर्म पर दौड़ा। रघु काका कहीं नहीं थे। पूरा स्टेशन खाली, सुनसान, बल्ब बुझ चुका था। और फिर ट्रेन आई, वही ट्रेन जो मैं मिस कर चुका था। लेकिन उस ट्रेन में कोई नहीं था। हर डिब्बा खाली, ड्राइवर का केबिन भी बंद। और फिर उस ट्रेन में से वही साया धीरे धीरे उतरकर मेरी तरफ बढ़ने लगा। वो साया ट्रेन से उतरा नहीं, तैरता हुआ मेरी तरफ आने लगा।
जमीन को छुए बिना कोई हलचल नहीं, बस हवा में एक ठंडक सी घुल गई थी और हर चीज थम गई थी। हवा, समय और मेरी सांसें। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। शरीर जैसे पत्थर हो गया हो। आंखें फटी की फटी रह गईं। वो साया अब मेरे सामने था, इतना पास कि मैं उसकी सांसों की सरसराहट नहीं, बल्कि उसके अंदर की सड़ांत को महसूस कर सकता था। जैसे किसी जले हुए इंसान का मांस गलकर अब भी झुलस रहा हो। उसकी देह से धुआं उठ रहा था, सफेद नहीं, काला। वो धुआं मेरी नाक, मुंह और आंखों में घुस रहा था। और फिर उसने धीरे धीरे सिर उठाया। भाई, उसका चेहरा नहीं था। चेहरे की जगह बस एक जलता हुआ गड्ढा था, जैसे किसी ने लोहे की रॉड उस चेहरे पर पिघला दी हो। वो बोली नहीं, लेकिन उसकी आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंजने लगी। अब तुझसे कोई ट्रेन नहीं छूटेगी। तुझे हमेशा यही रहना है, इस प्लेटफॉर्म पर, मेरी तरह। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। अचानक मेरे कान के बिल्कुल पास उसने कुछ फुसफुसाया। मैं पहले भी आई थी, तब तेरा बाप यहां ड्यूटी पर था। मैं सन्न रह गया। मेरे पापा रेलवे ट्रैक में गार्ड थे, और एक बार उन्होंने इसी स्टेशन पर नाइट ड्यूटी के दौरान खुद को ट्रेन से कटवाया था, और सबने कहा था दिमागी हालत ठीक नहीं थी। लेकिन अब समझ आया, कोई था जिसने उन्हें बुलाया था, जैसे आज मुझे बुलाया गया। मैंने एक झटका मारा और पीछे हटकर पटरी की तरफ भागा, लेकिन पटरी पर कोई ट्रेन नहीं थी। फिर भी वहां रेल की सीटी बज रही थी, तेज, बहुत तेज, जैसे खोपड़ी के अंदर कोई इंजन दौड़ रहा हो। और फिर एक झटका लगा। मुझे लगा मैं मर गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा, आंखें बंद होने लगी। लेकिन जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मैं प्लेटफॉर्म पर अकेला लेटा था। कोई साया नहीं, कोई ट्रेन नहीं। रघु काका खड़े थे, और उनकी आंखों में वो सवाल था जो मैं खुद से भी नहीं पूछ पा रहा था। मैं उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। रघु काका ने बस एक बात कही, अब तुम भी देख चुके हो, वो हर 27वीं और रात को किसी को बुलाती है। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि उस रात में जिंदा कैसे लौटा। लेकिन एक बात पक्की है, उस स्टेशन पर कोई ट्रेन लेट नहीं होती, क्योंकि जिसने भी वहां इंतजार किया वो ट्रेन में चढ़ा ही नहीं। वो किसी और की गिनती में चला गया। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं दोबारा उस स्टेशन की तरफ देखूं, लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली खौफ तो अब शुरू होना था। मैं जैसे तैसे घर पहुंचा। कई दिन बीमार पड़ा रहा। बुखार, डरावने सपने, रात में किसी के फुसफुसाने की आवाजें, और हर रोज 2:43 पर मेरी आंख खुल जाती, ठीक उसी वक्त जब वो साया पहली बार मेरे सामने आया था। एक रात मैं नींद में उठकर दरवाजे तक चला गया। दरवाजा अपने आप खुल गया, और बाहर मुझे वही ट्रेन की सीटी सुनाई दी, जबकि वहां कोई रेलवे ट्रैक नहीं था। मेरे पांव वहीं थम गए। मां ने मुझे झकझोरा तो होश आया। मैं दरवाजे के बाहर था, नंगे पैर, ठंडी जमीन पर, आंखें बंद, और होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। अब तुझसे कोई ट्रेन नहीं छूटेगी। मां घबरा गई। उन्होंने पापा की एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें एक पेज था, फटा हुआ, लेकिन कुछ लाइनें बची थी। लिखा था, बिलासपुर रोड स्टेशन पर जो है वो किसी को मारती नहीं, वो खुद में शामिल कर लेती है। हर 7वें साल 27 जनवरी को वो किसी को बुलाती है। पहले लगता है ट्रेन छूट गई है, लेकिन असल में वो प्लान होता है किसी और की जगह लेने का। मैं नहीं रुकूंगा अगली बार। या तो ट्रेन छूटेगी या मैं कांप गया। पापा ने खुद को मारने की बात नहीं लिखी थी। वो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो साया उन्हें लेने आई थी। मैंने तभी फैसला किया कि मैं रघु काका से फिर मिलूंगा। मैं दोबारा गया, उसी स्टेशन पर, रात को। इस बार मैं अकेला नहीं था। रघु काका पहले से तैयार बैठे थे, जैसे उन्हें पता था मैं आने वाला हूं। उन्होंने बिना बोले मुझे अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। और फिर उन्होंने मुझसे कुछ कहा जो मेरी रीढ़ में बर्फ सी उतर गई। तुम अब तक बचे हो क्योंकि वो तुम्हें देख रही है, ले नहीं रही। मैंने कांपते हुए पूछा, क्यों? उन्होंने कहा,
क्योंकि तुम उसके जैसे हो गए हो, तुम अब दूसरों को बुलाओगे। मैं सन्ना। मैंने सोचा ये बकवास है, लेकिन तभी उन्होंने एक आईना दिखाया। आईने में मेरी शक्ल वैसी नहीं थी जैसी मैंने सुबह देखी थी। मेरी आंखें अंदर धसी हुई थी, चेहरा पीला, होठ काले और गालों के पास जलने के निशान। मैंने जोर से चिल्लाया, नहीं, ये झूठ है। लेकिन तब काका ने कहा, 27 जनवरी फिर आ रही है। अब किसी और की ट्रेन छूटनी है और तुझे उसे वहां ले जाना है, ठीक वैसे ही जैसे तुझे ले जाया गया था। और तभी केबिन का बल्ब झपकने लगा और एक आवाज गूंजी, अब अगला कौन है? काका की बात पूरी होते ही वो आवाज दोबारा गूंजी, अब अगला कौन है? उसके साथ ही केबिन की खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर धुंध और कोहरा फैल गया और उस कोहरे में एक परछाई उभरी। मैंने ध्यान से देखा। एक आदमी था, पुलिस की वर्दी में, उम्र लगभग 45 के आसपास। उसने हाथ में एक फाइल ले रखी थी और मोबाइल से लाइट मारते हुए स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। रघु काका ने मेरी तरफ देखा और बोला, वो आ गया है, अगला। आज उसे ले जाने का वक्त है, ये उसकी आखिरी ड्यूटी होगी। मेरा कलेजा धड़कने लगा। मैंने डरते हुए पूछा, लेकिन क्यों वो? काका बोले, क्योंकि उसने स्टेशन के रिकॉर्ड में उस औरत की फाइल दोबारा खोली है। वही औरत जो आज भी हर 27 जनवरी को लौटती है। वो मरा नहीं था, उसे जलाया गया था, जिंदा। और जिसने जलाया था वो था यही इंस्पेक्टर रमाकांत। मैं सन्ना। कहानी अब सिर्फ एक भूत नहीं, बदले की आग बन चुकी थी। इंस्पेक्टर रमाकांत अब केबिन के ठीक सामने खड़ा था। उसने दरवाजा खटखटाया। काका ने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, आज तुझे दरवाजा खोलना होगा, तुझे ही सौंपना होगा अगला। मेरा दिल कांप गया। मैं? नहीं, मैं किसी की मौत का जिम्मेदार नहीं बन सकता। तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वो इंस्पेक्टर अंदर आ गया। उसने हमारी ओर देखा और हंसते हुए बोला, तो तुम ही हो रघु? और ये कौन है नया लड़का? भूत पकड़ने की ट्रेनिंग ले रहा है क्या? मैं कुछ बोलता उससे पहले ही केबिन का बल्ब फिर झपका और पीछे की दीवार पर एक चेहरा उभरा। वही औरत, जलता हुआ चेहरा, बिना आंखों के, बस घाव और धुआं। इंस्पेक्टर पीछे मुड़ा और उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसने गला पकड़ लिया, चीख मारने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। मैंने देखा उसकी बॉडी हवा में ऊपर उठ गई और उसके दोनों पैर जमीन से झूलने लगे, जैसे किसी ने अदृश्य रस्सी से लटका दिया हो। वो छटपटाया, आंखें उलट गईं, मुंह से धुआं और राख निकलने लगी। और फिर एक झटका, उसकी गर्दन टूट गई। शरीर गिरा नहीं, वहीं हवा में टंगा रहा और उस साए की आवाज आई, एक और ट्रेन छूट गई। अब मेरी बारी थी। काका ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, तू अब पूरी तरह उसका हिस्सा बन गया है। अब अगली 27 जनवरी को तू पूछेगा, अगला कौन है? और तभी मुझे अपने अंदर कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई परछाई मेरे सीने के अंदर घुस गई हो। मेरी आंखों के सामने धुआं छाने लगा और जब साफ हुआ, मैं उसी केबिन में अकेला खड़ा था। रघु काका गायब, इंस्पेक्टर रमाकांत हवा में झूल रहा था और एक आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी, अब हर साल एक ट्रेन छूटेगी और कोई उसकी सवारी बनेगा। 27 जनवरी फिर लौट आई थी। 1 साल बीत गया, लेकिन मेरे अंदर वो दिन कभी गया ही नहीं। हर रात मैं सपनों में इंस्पेक्टर रमाकांत की लटकती लाश देखता, उसके गले से निकलती राख और जलती हुई आंखें। और हर सुबह मेरे बिस्तर के पास कोई ना कोई चीज मिलती, कभी जलती हुई पुलिस की टोपी, कभी खून से सना हुआ टिकट, कभी एक कटी हुई उंगली। मैं अब इंसान नहीं रहा, लेकिन भूत भी नहीं हूं। मैं उसकी परछाई बन गया हूं। वो जो हर साल स्टेशन पर किसी को चुनती है, अब मैं भी उसका हिस्सा हूं। और इस साल उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी है। नाम समीरा, उम्र 23 साल, एक पत्रकार जो रेलवे स्टेशन की अजीब मौतों पर स्टोरी करने आई है। वो नहीं जानती कि वो खुद अब एक स्टोरी बनने वाली है। उस रात समीरा बिलासपुर रोड स्टेशन पहुंची। सर्दी बहुत थी, कोहरा इतना घना कि हाथ सामने करो तो उंगलियां भी नहीं दिखती। उसके पास एक रिकॉर्डर था और कैमरा।
वो स्टेशन मास्टर से मिलने आई थी, लेकिन उसे बताया गया कि वो 1 साल पहले लापता हो गया। समीरा ने हंसते हुए कहा, और यही तो मेरी स्टोरी है। उसे नहीं पता था, स्टोरी नहीं, ये सजा है। उसने प्लेटफॉर्म पर एक बूढ़े आदमी को देखा जो उसे घूर रहा था। वो उसके पास गई और पूछा, यहां ऐसा क्या होता है जो लोग गायब हो जाते हैं? बूढ़ा धीरे से बोला, यहां कोई नहीं गायब होता बेटा, सब अपनी ट्रेन पकड़ लेते हैं जो सीधी मौत की तरफ जाती है। समीरा हंसी और आगे बढ़ गई। रात के 2:43 हुए और तभी उसने देखा एक ट्रेन स्टेशन पर आ रही है, बिना आवाज के। कोई इंजन की आवाज नहीं, कोई हॉर्न नहीं, बस सफेद धुंध के बीच वो ट्रेन तैरती हुई आई। उसने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू की। ट्रेन रुकी, लेकिन उसमें से कोई उतरा नहीं, बल्कि कुछ अंदर से उसे देख रहे थे। उनकी आंखें नहीं थी, सिर्फ गड्ढे, और हर चेहरा अधजला हुआ। समीरा के हाथ कांपने लगे। रिकॉर्डर पर कुछ सुनाई देने लगा। अब अगला कौन है? समीरा ने पीछे देखा। मैं खड़ा था। मैंने धीरे से कहा, तुम्हारी टिकट कट चुकी है, ट्रेन इंतजार नहीं करती। वो भागी। कैमरा गिरा, सांसें टूटने लगी, लेकिन उसके चारों तरफ धुंध घनी होती गई। ट्रेन की खिड़कियों में अब और चेहरे दिख रहे थे। हर कोई मुझे देख रहा था और सबके होंठ हिल रहे थे। उसे लाओ, उसे लेकर आओ। समीरा अब चीख नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी आवाज मैंने ले ली थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और वो झटके से ट्रेन के दरवाजे के पास खींच गई। उसने एक आखिरी बार पीछे देखा और फुसफुसाया, मैं तो बस एक स्टोरी करने आई थी। मैंने सिर झुकाया। अब तुम ही स्टोरी हो। ट्रेन के दरवाजे बंद हुए और वो ट्रेन धीरे धीरे अंधेरे में समा गई। सुबह स्टेशन पर सिर्फ एक चीज मिली, एक जलती हुई प्रेस कार्ड, और कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वो सवाल, अब अगला कौन है? डर अब बस महसूस नहीं हो रहा, वो अब सांस लेने लगा है। 27 जनवरी की अगली सुबह रेलवे स्टेशन खाली था। सिर्फ एक नया चेहरा वहां दिखाई दिया। नाम आर्यन, एक 17 साल का लड़का, दिखने में मासूम, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी भयानक अतीत की निशानी लगता था। वो स्टेशन पर चुपचाप बैठा था। कोई टिकट नहीं, कोई बैग नहीं, बस एक पुराना रजिस्टर उसके हाथ में था। रेलवे कर्मचारी ने पूछा, कहां जाना है बेटा? आर्यन ने सिर उठाया और धीरे से कहा, जहां मेरी मां गई थी। रेलवे कर्मचारी ने मजाक में पूछा, अच्छा, तो कौन सी ट्रेन थी? आर्यन ने रजिस्टर खोलकर एक तारीख दिखाई, 27 जनवरी पिछले साल, और बोला, उस रात 2:43 पर वो इसी स्टेशन से एक ट्रेन में चढ़ी थी। आप लोगों ने कहा कि ट्रेन आई ही नहीं, लेकिन सीवीसी में उसकी परछाई दिखती है। कर्मचारी सन्न रह गया, क्योंकि सीवीसी फुटेज कभी पुलिस ने नहीं देखा। वो गायब हो गया था। आर्यन अब हर 27 जनवरी को स्टेशन आता था, और इस बार उसने एक तैयारी की थी। उसके पास मंत्रों से लिखा गया एक रजिस्टर था जो उसकी दादी ने उसे मरने से पहले दिया था। उस रजिस्टर में एक आखिरी पन्ना था जिस पर लिखा था, उस ट्रेन को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसकी दिशा बदली जा सकती है। अगर अगला चुना गया और उसने खुद को सौंपने से मना कर दिया तो ट्रेन में बैठे साए बाहर आ जाएंगे। आर्यन जानता था वो अगला है। रात को 2:43 वो ट्रेन फिर आई। इस बार सीटी भी बजी और ट्रेन से उतरकर कोई बाहर आया। मैं वही हूं जिसने समीरा को सौंपा, रमाकांत को लटकाया और अब आर्यन के सामने खड़ा था। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, अब तेरा वक्त है, चल। लेकिन आर्यन पीछे नहीं हटा। उसने रजिस्टर खोला और मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र की हर पंक्ति के साथ ट्रेन की खिड़कियां कांपने लगी। अंदर बैठे साए तड़पने लगे और अचानक ट्रेन से एक साया बाहर निकला, लेकिन वो कोई और नहीं, आर्यन की मां थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, लेकिन आंखें पहचानती थीं। उसने धीमे से कहा, बेटा वापस जा, ये आग तुझे भी जला देगी। लेकिन आर्यन रुका नहीं। उसने अंतिम मंत्र पढ़ा और वो ट्रेन कांपने लगी। दरवाजे खुद ब खुद टूटने लगे। हर खिड़की से एक एक साया बाहर आने लगा। चीखें, कान फाड़ने वाली चीखें। और एक पल ऐसा आया जब स्टेशन पर कोई इंसान नहीं बचा। मैंने चीखते हुए कहा,
तूने दरवाजा खोल दिया बेवकूफ। अब कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। आर्यन मुस्कुराया। अगर मां को ले गए तो अब सबको साथ ले जाना पड़ेगा। और तभी पूरे स्टेशन पर आग फैल गई। साए, ट्रेन, मैं और खुद आर्यन सब धू धू कर जलने लगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सुबह एक नई ट्रेन आई, बिल्कुल वैसी ही, सफेद कोहरे में डूबी। और उस ट्रेन में पहली सीट पर बैठा था आर्यन, आंखें बंद और होंठ फुसफुसा रहे थे। अब अगला कौन है? लेकिन अब कुछ बदल गया है। आर्यन को जलते हुए साल बीत चुका है और वो अब इंसान नहीं है। वो उस ट्रेन का अगला गार्ड बन चुका है। मैं अब उसका सहायक हूं। रघु काका की जगह मैंने ले ली है। और अगला कौन होगा ये अब हम दोनों तय करते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। 27 जनवरी रात 2:37 स्टेशन की लाइट्स झपकने लगी। ट्रेन अभी आई नहीं थी, लेकिन किसी के चलने की आवाज आने लगी। पटरियों से नहीं, छत से। मैंने ऊपर देखा। स्टेशन की टीन की छत पर कोई चल रहा था, नंगे पांव, घिसटते हुए। आर्यन ने धीमे से कहा, कोई आ गया है। लेकिन हमने उसे नहीं बुलाया। मैं सन्ना। क्या कोई और अब इस खेल का हिस्सा बन गया है? कोई ऐसा जो अगला नहीं बल्कि कुछ और है? तभी वो छाया दीवार पर उतरी। एक बच्चा, 8-9 साल का, सिर से खून बहता हुआ, आंखें खाली और सीने पर रेलवे का टिकट चिपका हुआ। वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस मेरी तरफ देख रहा था। मैंने धीरे से पूछा, कौन है तू? वो आगे बढ़ा। उसके पैरों के नीचे स्टेशन की जमीन काली पड़ती जा रही थी और उसने सिर्फ एक शब्द कहा, पहला। आर्यन चौंक गया। क्या मतलब? बच्चे ने अगला टिकट निकाला और उस पर लिखा था, पहला 1963। आर्यन बुदबुदाया, ये पहला यात्री है, पहली आत्मा जिससे ये सब शुरू हुआ था। वो बच्चा अब ट्रेन की पटरी के किनारे खड़ा था और ट्रेन जो हर साल आती थी इस बार नहीं आई, बल्कि पटरी से रक्त बहने लगा। वो बच्चा एक एक पटरी पर चलने लगा और हर कदम पर कोई नई आत्मा धुआं बनकर बाहर निकलने लगी। प्लेटफॉर्म की छत उल्टी लटक गई, घड़ियां उलटी चलने लगी और हर खंभे पर एक चेहरा उभर आया, जलता हुआ, पिघलता हुआ, बद्दुआओं से भरा हुआ। अब डर का नया अध्याय शुरू हो रहा था। पहली आत्मा जाग चुकी थी। अब वो ट्रेन नहीं, पटरी खुद लेने आएगी। और अगला कौन होगा अब हम नहीं, वो तय करेगा। अब कहानी नहीं चल रही, अब डर रेंग रहा है। और उस डर की जड़ साल 1963 में दबी है। स्टेशन पर खड़ा वो बच्चा जो खुद को पहला कहता है, अब हमारे आसपास नहीं है। वो हर दीवार में समा गया है। आर्यन अब मौन है। मैं भी कांप रहा हूं, क्योंकि अब हम उसके नियमों के नीचे हैं। और फिर रात 2:43 नहीं, बल्कि 2:43 से 1 मिनट पहले, यानी 2:42 पर स्टेशन की पटरी चीखने लगी। हाँ, चीखने लगी, जैसे लोहे को जिंदा जला दिया गया हो। हमने देखा, पटरी से एक औरत घिसटती हुई निकल रही थी। उसके पेट से एक रेल की पत्ती आर पार निकली हुई और उसकी आंखें खुली, मगर सफेद थी। आर्यन पीछे हट गया। मैं बुदबुदाया, ये कौन है? और तभी उस बच्चे की आवाज आई, कहीं नहीं, हर तरफ से, ये मेरी मां है। उसके शब्दों के साथ हवा में राख की बदबू फैल गई। स्टेशन की घड़ियां फट गई और हर सीढ़ी से खून बहने लगा। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा और बोला, तू मरा कैसे? अब जो आवाज आई वो बच्चे की नहीं थी, वो ट्रेन की थी। 1963 पहली बार जब ये ट्रेन बनी तो इसमें एक ही यात्री था, एक महिला, 9 महीने की गर्भवती। वो लेबर पेन में थी और स्टेशन मास्टर ने उसे ट्रेन में चढ़ने से रोका। गंदगी फैलाओगी कहकर धक्का दिया। वो पटरी पर गिरी, ट्रेन आई और वहीं उसकी मौत हो गई। वो बच्चा पेट में ही मर गया। मैं अब समझ आया, ये सब उसी की बद्दुआ है। हर साल कोई अगला चुना जाता है। हर टिकट उसी एक अनजाने गुनाह की भरपाई है। लेकिन ये खेल अब खत्म होने वाला नहीं है। अब वो बच्चा खुद टिकट बांट रहा है। स्टेशन की हर बेंच पर अब टिकट रखे जा रहे हैं, खाली टिकट, सिर्फ एक शब्द लिखा, तैयार रहो। और तुम चाहे वहां खड़े हो या दूर कहीं बैठे हो, अगर वो टिकट तुम्हारे सपने में भी आ जाए
तो समझ लेना अगला तुम हो। और ट्रेन अब सिर्फ 27 जनवरी को नहीं आएगी, अब जब वो चाहेगी तभी आएगी। अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब तो सिर्फ डर है और उसकी लकीरें जो अब सीधी नहीं तिरछी चलने लगी है। पिछली रात के बाद रेलवे स्टेशन को सील कर दिया गया। सरकारी आदेश, 27 जनवरी की रात कोई गाड़ी वहां नहीं रुकेगी। लेकिन 2 फरवरी की सुबह स्टेशन मास्टर की लाश मिली, पटरी पर नहीं, छत से उल्टा लटका हुआ। उसकी जेब में एक टिकट मिला। टिकट पर लिखा था, देरी से पहुंचे, अब रास्ता ऊपर से देना पड़ा। और यही पहली बार था जब पुलिस ने केस को बंद नहीं किया, बल्कि एक विशेष टीम स्टेशन पर भेजी गई। टीम का लीडर इंस्पेक्टर निखिल राणा। जैसे ही उसने स्टेशन पर कदम रखा, प्लेटफॉर्म के बीच में बिछी पटरी हल्की गर्म थी। लेकिन हैरानी की बात, पूरे स्टेशन पर कोई परिंदा तक नहीं था। रेलवे पुलिस ने बताया, इस जगह पर अब कोई जानवर नहीं आता, न पक्षी, न कुत्ते, न बिल्ली। रात को अगर कोई आ जाए, सुबह मिलता नहीं। राणा हंसा, डर फैलाओ मत, मैं इन बातों से डरने वाला नहीं। लेकिन रात को 2:43 पर जब वो अकेले गश्त पर निकला, तो उसने देखा स्टेशन की दीवार पर कोई खरोंच रहा है। वो पास गया और दीवार पर लिखा था, तुमने जिस दरवाजे पर दस्तक दी है वो खुलने वाला नहीं, निगलने वाला है। राणा पीछे हटा, तभी पीछे से एक जोरदार झटका। कोई नहीं दिखा, लेकिन उसके गले पर एक जलन सी महसूस हुई। उसने टॉर्च उठाई तो देखा गले पर टिकट चिपका हुआ था। उस पर कोई तारीख नहीं, बस लिखा था, तू अगले को ढूंढ रहा है, तेरे अंदर ही तो बैठा है। राणा भागा। वो स्टेशन से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन स्टेशन की चारदीवारी कहीं खत्म नहीं हो रही थी। दाईं तरफ गया, वही वापस आ गया। बाईं ओर गया, वही दीवार सामने। स्टेशन अब गोल हो चुका था। अब वो जगह नहीं, एक फंदा बन चुकी थी। और तब सीसीटीवी फुटेज में पहली बार रिकॉर्ड हुआ, राणा स्टेशन से बाहर आता दिखा। लेकिन उसकी चाल वैसी नहीं थी। वो लहराते हुए चल रहा था, आंखें बंद, लेकिन मुस्कान थी और हाथ में वही टिकट। अब समझ आया, वो राणा नहीं है, वो अगला है, या शायद राणा अब वो बन चुका है। अब डर नहीं बुला रहा, अब वो सम्मति मांग रहा है। और अगर आपने एक बार हां कह दिया, तो समझिए आपकी आत्मा अब आपकी नहीं रही। रेलवे स्टेशन के पुराने लॉगबुक में एक पेज मिला, साल 1963 से भी पहले का, जिस पर लाल स्याही से लिखा था, हर नई आत्मा को सम्मति से बांधो, ना जबरदस्ती ना झकात, वरना वो किसी और को ले आएगा। यानी ये सब किसी रिवाज की तरह चलता रहा है। हर साल कोई एक चुना जाता है, लेकिन उसकी भी मर्जी ली जाती है, बिना कहे नहीं, सम्मति लेकर। अब सवाल यह है, कौन देगा अगली सम्मति? इसी बीच गांव के एक लड़के अंशुल ने एक यूट्यूब वीडियो बनाया, हॉन्टेड रेलवे स्टेशन लाइव इन्वेस्टिगेशन। उसने रात को 2:30 पर स्टेशन के बाहर से लाइव स्ट्रीम चालू की। लोग लाइव देख रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे। लेकिन 2:43 होते ही कैमरा हिलने लगा और फिर स्क्रीन पर सिर्फ एक चेहरा उभरा, वो बच्चा, वही पहला। और उसने कैमरे में देखते हुए कहा, देखना काफी नहीं, अब बोलो, क्या तुम डर को समझना चाहते हो, हां या ना? लाइव स्ट्रीम में हजारों लोग कमेंट कर रहे थे, यस यस यस। और यही हुआ सबसे बड़ा हादसा। जिसने हां लिखा था, अगले 27 मिनट के अंदर उनके फोन की स्क्रीन जल गई। बिना बैटरी फटे, बिना करंट के, फोन की स्क्रीन काली हो गई और बीच में लिखा था, सम्मति स्वीकार की गई। पुलिस, साइबर सेल, एक्सपर्ट्स सब चौंक गए। और जब सीसीटीवी देखा गया स्टेशन का, वहां कोई आदमी नहीं था, सिर्फ एक छाया जो कैमरे में नहीं दिखती, लेकिन हर जगह टिकट छोड़ती जा रही थी। अब डर इंसान नहीं ढूंढता, अब वो स्क्रीन देखता है, कमेंट पढ़ता है, और जो हां कह दे उसका नंबर लग जाता है। हमने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो अब रोक नहीं, बदला बन चुका है। आपने जैसे ही कहा, इस सब को रोको, स्टेशन पर एक तेज झोंका उठा। हवा में राख की बू आ गई और बच्चे की हंसी गूंजने लगी। लेकिन अब वो अकेला नहीं था। अब वो बच्चा हर उस आत्मा को बुला चुका है जो 1963 से अब तक मारी गई थी,
बिना किसी गलती के। अब ट्रेन में सिर्फ वो और उसकी मां नहीं, अब उसमें 23 लोग बैठे हैं, हर सीट पर एक आत्मा, हर आत्मा के गले में सम्मति की चेन, और हर आंख में सिर्फ एक ही सवाल, क्यों रोका? आपने रोका, लेकिन वक्त आगे बढ़ चुका है। अब डर लौटने वाला नहीं। अब ये कहानी सिर्फ नहीं चलेगी, ये जिएगी। और अगला कौन है ये तय नहीं होगा। अब सब अगले हैं, क्योंकि स्टेशन अब खाली नहीं, हर दीवार में एक नाम लिखा है, और वो नाम है जो भी हस्तक्षेप करे। अब शुरू होता है वो भाग जहां डर को रोकना ही उसे और ताकतवर बनाता है। साल था 1989। राजस्थान के पास एक पुराना गांव, नाम मत पूछो, सरकारी नक्शों से मिटा दिया गया है। वहां एक बिल्कुल वीरान सी इमारत थी, पुराना स्कूल, जो अब नहीं है, लेकिन कहते हैं कभी वहां सम्मति ली जाती थी। कैसी सम्मति? जिंदा लोगों से नहीं, मरे हुए लोगों से। हर नए चांद की रात को गांव के बड़े लोग एक लड़का या लड़की चुनते, उसे स्कूल में अकेले छोड़ते और पूछते, क्या तू अपनी आत्मा देने को तैयार है? और वो बच्चा चाहे ना कहे, रोए या भागे, जब तक वो हां नहीं कहता, उसे अंधेरे कमरे में बंद रखा जाता। कहते हैं उस कमरे में कोई इंसान नहीं था, सिर्फ आवाजें थी जो धीरे धीरे तेरी भाषा बोलने लगती थी। 3 दिन तक अगर बच्चा ना कहता रहा तो चौथे दिन उसकी आंखें काली हो जाती और मुंह खुद ही बोल देता हां, और तभी सम्मति पूरी होती। अब 2023 की बात सुनो। एक शहरी लड़का नील एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वहां गया। पुराने रिकॉर्ड्स, गूगल मैप्स और लोकल्स से पूछताछ करके स्कूल की लोकेशन तक पहुंच गया। बिल्डिंग अब नहीं थी, लेकिन जमीन पर एक काले रंग की मिट्टी की चादर बिछी थी। नील ने कैमरा ऑन किया और जैसे ही उसने कहा, क्या यहां किसी ने सम्मति दी थी? उसके माइक में धीरे से आवाज आई, हां, और वो आवाज उसकी अपनी थी। नील भागा, लेकिन कैमरा बंद नहीं हो रहा था। फोन की स्क्रीन पर लिखा था, सम्मति दर्ज हो चुकी है, अगला कौन है ये तू ही तय करेगा। अब वो नील यूट्यूब पर वीडियो डाल रहा है, लेकिन जो भी देखता है उसके कमरे में रात को एक वाक्य गूंजता है, क्या तू भी तैयार है? और अगली सुबह जो हां कह दे, उसकी आंखें काली और मुंह बंद। अब कोई भी ख्वाहिश सम्मति से नहीं बच सकता, क्योंकि अब पूछने वाला इंसान नहीं, वो शक्ति है जो तेरे ही अंदर से बोलती है। तो क्या तुमने कभी किसी बात की सम्मति दी थी बिना सोचे? अगर हां, तो अगली कहानी में शायद नाम तुम्हारा हो। मैं फिर लौटूंगा एक और खौफनाक किस्से के साथ। तब तक दरवाजा बंद रखना और हां कहने से पहले 2 बार सोचना। अगर जिंदा बचे तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तैयार रहना, डर अभी खत्म नहीं हुआ। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या तुमने कभी किसी अनजान चीज को हां कहा है?